नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज से हम शुरू करेंगे निबंध। 50 दिन के इस सफ़र में हम आपको पर डे एक प्रॉपर निबंध का फॉर्मेट अवेलेबल कराएंगे। पिछली जो क्लास आपने यूट्यूब लाइव पे देखी होगी जियो फोर सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे, उस लाइव में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जीएस पेपर 1 का सेक्शन क्या है, पेपर 2 का सेक्शन क्या है और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को मतलब प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं। और मैंने कहा था कि निबंध मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देखिए, निबंध लिखना अपने आप में एक आर्ट है, कला है, और कोई भी कला एक दिन में विकसित नहीं होती। कला को विकसित होने में वक्त लगता है और कोई भी कला सिद्ध होती है अभ्यास से। तो चलिए, सबसे पहले इस अभ्यास को शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि किस प्रकार के निबंध को अल्टीमेटली हमें एग्जाम हॉल में लिखना है। निबंध किसी भी व्यक्ति, वस्तु, तथ्य, किसी भी शीर्षक पे हो सकता है। ठीक है, निबंध के शीर्षक की संभावना करना मतलब आप कह सकते हैं कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है कि आप कुल मिला के पूरी तरह से निबंध इस पार्टिकुलर टॉपिक या शीर्षक पे आएगा ये गेस नहीं कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 1 कि सबसे पहले आप ये कीजिए कि गत वर्ष में जो निबंध पूछे गए हैं उन निबंधों के बारे में चिंतन कीजिए। आप में से कई भाई बहनों ने मुझे जो यूट्यूब पे हमने चर्चा की थी तो आपने लिख के मुझे सेंड भी किया है और उनका मैंने पढ़ा भी है जो भी आपने लिखा है। एक बहन ने तो जितने भी निबंध यूपीएससी ने जितने भी निबंध इस बार पूछे थे सब पे 2-2 पेज लिख के भेजी। इस तरह की जो मतलब उत्साह वाली चीज़ें होती है वो इस बात को शो करती है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। अच्छी बात है ये। कुछ लोग जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, जल्दी निराश हो जाते हैं, क्षण क्षण में लोगों के विचार बदलते हैं। उन विचारों को थोड़ा जो नियंत्रित कर पाता है, जो पेशेंस रख पाता है, वही सफल होता है। विचार बदलते रहते हैं लोगों के प्रति, विषय के प्रति, पढ़ने के प्रति, उसको थोड़ा नियंत्रित करके चलना है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो 68th बीपीएससी में जो निबंध का एक नया ही रूप निखर के सामने आया है वो क्या है वो देख लेते हैं। और फिर जिस तरह आज हर एक टीचर, यूट्यूबर आपको ये कहने लग गया है, आपने देखा होगा हर एक यूट्यूबर आपको अब कह रहा होगा कि सब कुछ यूपीएससी स्टाइल में हो गया है, यूपीएससी स्टाइल में हो गया है। तो मुझे लगता है कि यूपीएससी स्टाइल में हो गया तो यूपीएससी जो निबंध पूछ रही है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। हालांकि बीपीएससी निबंध और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों में यूपीएससी का अनुसरण पूरी तरह नहीं करेगी, आंशिक रूप से करेगी। प्रश्न के पूछने की शैली में अब चिंतन प्रधान प्रश्न होंगे कि आप अपने थॉट्स, आपके भीतर क्या भरा है उसको बाहर लाने का प्रयास होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कलम उठाते हैं और किसी अननोन टॉपिक पे अचानक लिखना शुरू करते हैं तो एक समय आता है जब आपको लगता है कि अब और क्या लिखें। और अच्छा निबंध या मुख्य परीक्षा का अच्छा उत्तर वही लिख सकता है जो उस वास्तविक रूप से उस टॉपिक के बारे में चिंतन किया है, सोचा है, विचारा है और कई स्रोतों से उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर किया है माइंड में। यदि आपके पास उस विषय की संकल्पना, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं है तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। पिछला निबंध देखिए बीपीएससी का, आपने जरूर देखा होगा। एक बार और मैंने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की थी, आज फिर से एक बार मैं चर्चा कर रहा हूँ। पिछले निबंध के शीर्षक पर यदि गौर करें तो 3 खंड में था, खंड 1, खंड 2 और खंड 3, जबकि यूपीएससी का निबंध 2 खंडों में होता है। इसका 3 खंड में था और प्रत्येक खंड से आपको एक निबंध निश्चित तौर पर लिखना ही लिखना था। ठीक है, और कुल मिलाकर 700 से 800 शब्दों में निबंध लिखना है। ये बहुत बड़ा अपने आप में मैटर करता है कि 700 से 800 शब्द में आपको निबंध लिखना है और उसके लिए आपको एक निबंध के लिए 100 अंक है। तो 3 निबंध के लिए 300 अंक, 3 घंटे का समय है। 3 घंटे के समय में 300 अंक के लिए
3 निबंध लिखने हैं, खंड 1 से 1, खंड 2 से 1 और खंड 3 से। खंड 1 बिल्कुल फिलोसॉफिकल दार्शनिक निबंध है। कल की क्लास में भी मैंने इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, दार्शनिक निबंध, जिस पर आज हम बात करेंगे डिटेल में। इस क्लास में बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे इस पर। खंड 1 दार्शनिक निबंध है। आप पंक्तियों को पढ़ेंगे ना, तो पंक्तियां बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगी आपको कि कह रहा है किसी और को और अर्थ कुछ और निकल रहा है। यानी कि बिहारी के जो सतसैया के दोहरे, अरुनाविक के तीर देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर वाला पंक्ति है। एक और बात है, सतसैया के दोहरे का मतलब दोहरा अर्थ रखने वाला, ठीक है, ये भी दोहरा अर्थ रखने वाला है। दिखने में शब्द लग रहा है यहां पे कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। फेंक दिया तो भी भला, ना फेंका तो भी भला, जंगल इस बात का इंतजार नहीं करता कि कोई आएगा, दाना डालेगा और मैं उसी से घर बसाऊंगा। दूसरा अर्थ क्या है, आप अपने जीवन में भी देखिए, झांकिए और खुद समझिए कि दूसरा अर्थ क्या है। आप जितने डायमेंशन से इस सेंटेंस को जज कर पाएंगे, जितने आप इसमें आख्यान दे पाएंगे, जितना आप इसमें अपना उद्धरण अलग अलग ग्रंथों से, पुराणों से या रामायण से या महाभारत से, भगवत गीता से, विवेकानंद की जीवनी या उनकी पुस्तकों से, गांधी की जीवनी या पुस्तकों से, या कोई और इंटरनेशनल ऑथर, कोई भी इतिहास से, कहीं से भी तथ्य ला के जोड़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। बशर्ते आपके पास संदर्भ तो हो, संदर्भित तथ्य तो होना चाहिए। तो इसके लिए कैसे कैसे प्रयास चलेगा कि आपके अंदर वो संदर्भित तथ्य है या नहीं है। तो जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, ठीक है, आपको सिर्फ किनारे पर बैठकर चिंतन करने से कि ये निबंध लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, मेरे अंदर ये है या नहीं है, ये चिंतन करेंगे तब निबंध नहीं लिख पाएंगे आप। आपको पानी में उतरना होगा, लेखनी उठानी होगी, कलम उठाना होगा, कलम में ताकत लानी है कि आपके सिग्नेचर से जिला चले, तो कलम उठानी होगी। तलवार में ताकत लानी होती है तो योद्धा तलवार से लगातार अभ्यास करता है। तो आपको यदि कलम में ताकत लानी है तो कलम का अभ्यास करना होगा। आपको सोचना होगा कि इसके कीवर्ड्स क्या है। जंगल कीवर्ड है या पेड़ कीवर्ड है? क्या यहां जंगल की बात हो रही है या फिर यह अलंकार है, एक प्रकार का रूपक अलंकार है? अलंकार मतलब एक तरीके से समानता दिखाई जा रही है कि जिस प्रकार जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति, कोई खिलाड़ी, जो अपने जीवन में आपको सफल दिखते हैं, सक्सेसफुल दिखते हैं, आप में से जो स्पाइनल सिलेक्शन लेंगे, उनके लिए प्रेरित करने वाली पंक्ति है। यह जीवन से संदर्भित एक यथार्थवादी सत्य है। कैसे यह यथार्थवादी सत्य है कि यदि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको अपना निर्माता स्वयं बनना पड़ेगा, स्वयं बनना पड़ेगा। यहां पे आप स्टेटमेंट आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का एक सुप्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि व्यक्ति का जो भविष्य है वह उसके हाथों में होता है। जिस जहाज पर व्यक्ति, जीवन रूपी जहाज पर, जिस जीवन रूपी जहाज पर व्यक्ति सवार होता है, उसकी पतवार व्यक्ति के हाथों में स्वयं ही होता है। आप अपने निर्माता स्वयं हैं। आपकी जिंदगी कोई और नहीं बना सकता, आप स्वयं बनाएंगे। यहां स्वयं शब्द पर बहुत ज्यादा फोकस है। जंगल अपने पेड़ जैसे स्वयं तैयार करता है, किसी का इंतजार नहीं करता, किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता, किसी के सहारे के लिए मोहताज नहीं होता। उसी प्रकार
मानव अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बैसाखी के सहारे का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, यदि जंगल में आप बीज फेंकने जाओगे तो क्या जंगल मना करेगा, या आपका बीज आपको लौटा देगा कि नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारा बीज ले जाओ, क्यों फेंक रहे हो? ऐसा होगा? नहीं। आपने यदि बीज फेंका उसका स्वागत है, स्वीकार करेगा, उसको पेड़ में बदल कर आपको दुगना तिगुना करके देगा, क्योंकि उसको बढ़ना है, उसको ग्रो करना है, उसको आगे बढ़ना है। अब इसी तथ्य को अपनी लेखनी से 700 से 800 शब्दों में ले जाना है। तो ऐसे तथ्यों को 700 से 800 शब्दों में कैसे ले जाएं, इसके लिए ना आपको एक चीज सीखना होगा, डायमेंशन देखना होगा, अलग अलग डायमेंशन। कैसे? सोशल डायमेंशन देखना होगा। कहीं पर ऐसे डायमेंशन बहुत सारे आप पहले से आपके पास हो, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, हिस्टोरिकल डायमेंशन, इकोनॉमिकल डायमेंशन। ठीक है, पहले आप ऐतिहासिक संदर्भ दे सकते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ में बता सकते हैं कई सारे ऐसे जो योद्धा हैं, व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने दम पर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, उनका यहाँ पर स्पष्ट चित्रण कर सकते हैं। जैसे एकलव्य का नाम सुना होगा। एकलव्य को धनुर्धारी बनना था, योद्धा बनना था। उस कालखंड में धनुर्विद्या की जो शिक्षा थी उसमें वायसनेस था कि टीचर्स केवल उन्हीं को धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे जो क्षत्रिय हों, जो राज परिवार से हों या ब्राह्मण परिवार से हों। अब एकलव्य भील था, वो राज परिवार से नहीं था, लेकिन उसमें सीखने की इच्छा थी। वह जिस जंगल से आया था उस जंगल की सीख भी उसके अंदर थी, और जंगल ये सिखाता है कि वीर हो बढ़े चलो, यानी ग्रो करो, लगातार ग्रो करो, किसी के भरोसे ना रहो। एकलव्य ने प्रार्थना तो की गुरु से कि उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाए, लेकिन एकलव्य जब उसको पाने में असफल रहा तो वो गमगीन होकर उनकी दया और उनकी करुणा पर आश्रित नहीं रहा और ना ही उनके प्रति कोई बैर भाव रखा। एकलव्य ने अपनी लगन से, अपनी श्रद्धा से, अपने परिश्रम से खुद ही ग्रो किया, और इतना ग्रो किया, इतनी वृद्धि की अपने ज्ञान में, धनुर्विद्या में। जितनी धनुर्विद्या, जिस प्रकार की, जिस कोटि की, जिस स्तर की धनुर्विद्या स्वयं जो सब सर्वश्रेष्ठ छात्र थे द्रोणाचार्य के, अर्जुन, उनके पास भी नहीं थी। और आज तक इतिहास में एकलव्य की कथा जो प्रचलित है, वह कथा औरों के लिए एक डिस्क्रिमिनेशन का उदाहरण हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव किया जाता था। किसी के लिए उसके अंगूठा काट के देने का संदर्भ गुरु के प्रति छात्र की श्रद्धा का उदाहरण हो सकता है, लेकिन मुझे एकलव्य के महान धनुर्धर बनने में यह पंक्ति यथोचित प्रतीत होती है कि जिस प्रकार जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी के सहारे नहीं रुका रहता, उसी प्रकार एकलव्य ने खुद को खुद ही तरासा, किसी द्रोणाचार्य के इंतजार में गमगीन नहीं बैठा रहा। ये तो मैंने जो दिया आपको संदर्भ, ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ, या फिर आप इसको कह सकते हैं, हाँ, ऐतिहासिक संदर्भ कह सकते हैं। इतिहास से, एक महाकाव्य से मैंने महाभारत जैसे महाकाव्य का एक उद्धरण प्रस्तुत किया, और दूसरे उद्धरण स्पष्ट कर सकते हैं। इतिहास के मध्यकाल के उद्धरण दे सकते हैं। मध्यकाल में भी कई ऐसे उद्धरण बड़े पड़े हैं जिसमें एकाकी, अकेले ही आगे चल पड़े व्यक्ति। तो जो अकेला आगे चल पड़ता है, निकल पड़ता है, औरों के सहारे के बदौलत नहीं रुकता है, मतलब उस सहारे के लिए या उसके उम्मीद में बैठा नहीं रहता है, वही एक दिन झंडे गाड़ता है, वही एक दिन सफल होता है। ठीक है, दूसरा संदर्भ आप यहां पे दे सकते हैं, जो कुछ अलग, जो साइंटिफिक संदर्भ कह सकते हैं या पर्यावरणीय संदर्भ कह सकते हैं।
कि जो जंगल है वो अपने आप में प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलता है, और प्रकृति का यह नियम है कि प्रकृति में कुछ भी किसी के सहारे नहीं होता है, कि किसी का इंतजार कोई नहीं करता। जैसे समय किसी का इंतजार नहीं करता, प्रकृति भी किसी का इंतजार नहीं करती। प्रकृति में सब कुछ अनवरत चलता रहता है। समान कालखंड में देखा जाए तो सब कुछ अनवरत चलता रहता है। तो प्राकृतिक रूप से वन जो है खुद को विस्तृत करते हैं और वो किसी का इंतजार नहीं करते। वो चक्रवत अपने ही संसाधनों का, सीमित संसाधनों में वह अपने आप को रिनोवेट करने की क्षमता रहता है। ये क्षमता जिन जीवों में होता है वो जीव दीर्घायु होते हैं, वो जीव भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो प्रकृति की एक बहुत बड़ी शिक्षा वन से मिलता है कि किस प्रकार अपने ही संसाधनों से, सीमित संसाधनों से, सिम्बायोटिक सिस्टम के थ्रू अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए बीजों को फिर से रिजुवनेट यानी पुनर्युवन की प्रक्रिया के द्वारा नए वृक्ष को जनरेट करना, विकसित करना। तो दूसरा सीख ये मिलता है, पहला सीख तो ये मिला कि किसी के इंतजार में नहीं रहे, ऐसा वन प्रेरित करता है, जंगल प्रेरित करता है। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हाउ टू रिजुविनेट आवरसेल्फ। वन खुद को पुनर्युवन की प्रक्रिया से गुजारता है। कैसे? जो वृद्ध वृक्ष हैं उनके जो बीज होता है, जो बीज हैं उन्हीं बीजों को फिर से वन पुनर्युवित करता है, और वह उस पुनर्युवन के बाद एक नए वृक्ष का विकास करने में सक्षम हो पाता है, एक नए वृक्ष विकसित हो पाते हैं। तो मानव जीवन में भी ये एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। हमारा जो जीवन है, जीवन को यदि हम वन के रूप में देखें तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिन संसाधनों को यदि हम पुनर्चक्रण में प्रयुक्त करते जाएं तो हम उससे पुनर्युवन प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने लाइफ को रिजुविनेट कर सकते हैं, फिर से नई जान डाल सकते हैं जिंदगी में, यदि हम उत्साह, उमंग, उम्मीद, इन भावनाओं से प्रेरित होकर अपने अंदर, अपने पास मौजूद सीमित संसाधनों का सही प्रयोग करें। नकारात्मकता यदि वन शिकायत करे कि हम कैसे ग्रो करें, हमारे पास तो कुछ नया बीज है ही नहीं, हम किसी एमएनसी कंपनी से बीज लिए ही नहीं, तो फिर वन अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकता। वन के पास जो मौजूद संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों से ना वो अपने को रिजुविनेट करता है। यह इस इंतजार में होता है कि कोई एमएनसी कंपनी अपनी बीज दे जाएगी, प्रॉपर छीट जाएंगी, कटाई कर जाएंगी। नहीं, प्रकृति अपने आप को खुद ही संतुलित करने की क्षमता रखती है। आप एक और उदाहरण वर्तमान से दे सकते हैं। पिछले कोविड के दौरान बरसों तक जब पूरा संसार, पूरी दुनिया लॉकडाउन में रही, उस काल में नदियों का प्रदूषण का स्तर कम गया, वनों का क्षेत्र बढ़ गया, तो प्रकृति ने खुद को संतुलित कर लिया, प्रकृति ने खुद को स्वच्छ कर लिया। तो स्वयं उसमें इतनी क्षमता है कि वो खुद को बैलेंस्ड कर सके, खुद को क्लीन कर सके, खुद को रिजुविनेट कर सके। इसके लिए उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे संदर्भ जो वर्तमान से जुड़े हैं उसको डाल सकते हैं, ऐसे संदर्भ जो इतिहास से जुड़े हैं उन संदर्भों का आप विवरण दे सकते हैं, और आपको टोटल 700-800 पेज पुराना है। ठीक है, कैसे 700-800 पेज नहीं, सॉरी माफ करना, 700-800 वर्ड पुराना है। तो यदि आप पैराग्राफ वाइज आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप इसके शब्द के अर्थ को स्पष्ट करेंगे कि यहाँ जंगल में जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया चलती है कि जंगल खुद को फिर से रीजनरेट करता है। आपको हिंदी में शब्द चुनने हैं तो आप पुनर्युवन शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वन या जंगल पुनर्युवन की प्रक्रिया अपने ही संसाधनों के माध्यम से चक्रवत करती रहती है, वह मानव विशेष या समुदाय विशेष पर आश्रित नहीं होती, किसी पर आश्रित नहीं होती है। ये इसका शब्दार्थ है। फिर इसके भावार्थ को स्पष्ट करेंगे। हमने पिछली बार भी बताया था कि इसके संदर्भ में इसके पीछे क्या भाव है,
कैसे ये मानव को एक शिक्षा दे रही है ये पंक्ति, कैसे ये प्रेरित कर रही है हमें। फिर इसके अलग अलग जो डायमेंशन हैं, जैसे ऐतिहासिक संदर्भ में यदि देखें वो बता सकते हैं, वर्तमान संदर्भ में कोविड का उदाहरण देकर प्रकृति द्वारा खुद को पुनर्युवन की प्रक्रिया में शामिल करने की जो घटना घटी उसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऐतिहासिक चरित्र में ऐसे चरित्रों की चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने बल पर, अपने दम पर, किसी के सहारे के बिना खुद को साबित किया। जैसे मैंने एकलव्य की चर्चा की, उसी प्रकार से और भी कई तथ्य आप जोड़ सकते हैं, और भी कुछ चरित्र ढूंढिए, गढ़िए, जिन्होंने खुद अपने अकेले दम पर फाइट किया हो, लड़ा हो, जीता हो, स्थापित किया हो कुछ। तो इस तरीके से इसको हम और एक्सपेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक प्रयास आप जरूर करिए। और एक बात और जानिए, निबंध को लिखते समय आपके मन में ऐसे भाव आ सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं लिख पाए, ये वो आता है, भाव सबके मन में आता है, और बेहतर होता है। ये भाव आना अच्छा है, ये भाव बताता है कि आप और बेहतर करने की प्रक्रिया में हैं। बाकी निबंध का कोई निश्चित नियम कानून नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, आप किसी भी डायमेंशन में उसको स्पष्ट कर सकते हैं। बस आपको उस शीर्षक के साथ न्याय करना है, इट मीन्स जस्टिफाई करना है कि जो टाइटल है, आपने जो टाइटल चुना वो टाइटल प्रॉपर तरीके से आपने उसको जज किया, यानी उसको क्लियर किया। उपसंहार में लास्ट में स्पष्ट करेंगे आप कि आखिर इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आती है। ठीक है। दूसरी पंक्ति भी बड़ी प्यारी है, साहित्य, जिसमें आप स्पष्ट कर सकते हैं सहजन हिताय के लिए जो लिपिबद्ध की जाती है सूचनाएं, उसको साहित्य कहते हैं। ठीक है। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत मात्र नहीं है, साहित्य नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप है। नॉर्मली लोग एक निबंध बचपन से लिखते आते हैं, पढ़ते आते हैं, वो निबंध है साहित्य समाज का दर्पण है कैसे। मैंने भी बताया था वो निबंध, जब ये एग्ज़ाम हुआ भी नहीं था तो उससे पहले ही मैंने वो निबंध बताया था, साहित्य समाज का दर्पण है कैसे। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि बड़ा घिसा पिटा हो गया था। इससे आप बीपीएससी की मानसिकता भी समझिए कि बीपीएससी की मानसिकता ये है कि आप घिसा पिटा आप चीज़ों पे ना रह के उसको नए तरीके से सीखिए। तो सबसे पहले साहित्य क्या है और साहित्य किस प्रकार से ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये स्पष्ट करिए। ऐसे उसने लिखा है कि साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं है, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तो पहले आपको स्पष्ट करना है कि साहित्य क्या है, फिर स्पष्ट करना है कि साहित्य ज्ञान का एक स्रोत है कैसे, साहित्य किन किन प्रकार से किस किस तरह के ज्ञान को देने में सक्षम है, साहित्य कितने प्रकार के हैं और किस प्रकार के साहित्य से किस प्रकार का ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। ऐतिहासिक साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, वैदिक साहित्य है। तो साहित्य के जो अलग अलग रूप मौजूद हैं, विद्यमान हैं, वे सभी कैसे विभिन्न प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं, इसको आप पहले स्पष्ट कर लीजिए। फिर आप आइए कि साहित्य नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है, नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है साहित्य कैसे। फिर वहां वो डायलॉग भी यूज कर सकते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। बड़ी प्रचलित और बड़ा ही प्रसिद्ध पंक्ति रहा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो यदि आप साहित्य समाज का दर्पण है स्पष्ट करते हैं तो बताते हैं ना कि कैसे कैसे साहित्य में सामाजिक क्रियाओं का दर्शन मिलता है, कैसे साहित्य में नैतिक शिक्षा मिलती है। वहां आप रामायण का जिक्र कर सकते हैं, महाभारत का जिक्र कर सकते हैं, भगवत गीता का जिक्र कर सकते हैं, अन्य जो ग्रंथ हैं
बाइबल भी एक तरह का साहित्य है, कुरान भी एक तरह का साहित्य है, तो आप बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, इस्लामिक साहित्य है, इन समस्त साहित्य जो भी साहित्य मौजूद हैं उनसे उस कालखंड विशेष के समाज का नियम, सामाजिक जीवन, उसका पूरा व्यापक ब्यौरा उपलब्ध होता है। और साथ ही साथ उस समय की नैतिक स्थितियां क्या थी और किस प्रकार से हमें समाज में जो नैतिकता है उसको कायम रखने में योगदान देना चाहिए। मोरल टीचिंग का बहुत बड़ा सोर्स होता है ये लिटरेचर, साहित्य। आज वर्तमान युग में जब हम टेक्नोलॉजी इरा में जी रहे हैं, हम कंप्यूटर और मोबाइल और अन्य दूसरे गैजेट्स के ज़माने में जी रहे हैं, तो धीरे धीरे जो पहले की जो परंपरा थी उससे थोड़ा विमुख होते जा रहे हैं, जिसके कारण आज के युवा में साहित्य के प्रति रुचि में कमी आई है। पहले के कालखंड ऐसे थे जिसमें उपन्यास, निबंध, काव्य पाठ, गद्य, इनमें बड़ी रुचि होती थी और उन कहानियों से शिक्षा मिलती थी। बचपन ही शुरू होता था एक प्रकार के आप कह सकते हैं घरेलू साहित्यिक ज्ञान से। दादा कहानी सुनाते थे या दादी कहानी सुनाती थी, नानी कहानी सुनाती थी, तो दादी, नानी, दादा जो सीनियर सिटीजन थे फैमिली के, वो तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। मुझे याद है मेरे पापा भी बहुत तरह की कहानियां सुनाते थे और मैं माइथोलॉजिकल स्टोरी बहुत सुना हूं। तो 90 के डिकेड के जो भी बालक होंगे उनको पता होगा, कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, उसका कविता उस कालखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और जो युवा थे उनकी बड़ी ज़्यादा रुचि हुआ करती थी उनमें। और नैतिकता का एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था वो महाकाव्य, तो वो कहानियां, किससे, तो मोरल स्टोरीज जो है, यानी कि जो साहित्य से जो हमें नैतिक शिक्षाएं मिलती है। जैसे आपने पंचतंत्र का नाम सुना होगा, हितोपदेश का नाम सुना होगा, चाणक्य नीति ग्रंथ का नाम सुना होगा, नीति शतक का नाम सुना होगा, उनकी चर्चा कर सकते हैं यहाँ पे। इन साहित्यों की चर्चा करके आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे इन साहित्यों के माध्यम से जो इन साहित्यों का रसपान करते हैं, जो इन साहित्यों का अध्ययन करते हैं, उनके मन मस्तिष्क पर किस प्रकार से उन शिक्षाओं के माध्यम से जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो नैतिक ज्ञान होता था, उनको मिलता था। तो कुल मिला के साहित्य नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है। समाज में कैसे जिए, समाज में कैसे जीना चाहिए, किसने कैसा जिया तो उसके साथ क्या परिणाम हुआ, इस तरह से मोरल ऑफ द स्टोरी के माध्यम से टीचिंग देना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की एक जो क्रिया है यहाँ से घटित होती है। यही कारण है कि वर्तमान में इस तरह के जो वर्तमान में जो नई नई विधियाँ विकसित हो रही हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं उसमें एथिक्स नाम का पेपर अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। आने वाले समय में हो सकता है बीपीएससी भी एथिक्स नाम का पेपर जीएस में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करे कि पेपर 1, पेपर 2 के बाद पेपर 3, पेपर 4 भी लाए। हो सकता है, या अतुल प्रसाद जी कुछ भी कर सकते हैं। यूपीएससी की समरूप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, तो धीरे धीरे हो सकता है उसको और फॉलो करें। तो जो एथिक्स है, आप देखेंगे सत्यनिष्ठा, वो पूरा का पूरा सेक्शन पूरी तरह से जुड़ता हुआ प्रतीत होता है मोरल स्टोरी से, और वो साहित्य पर आधारित ज्ञान का ही एक रूप है। तो साहित्य क्या है, साहित्य कैसे ज्ञान का एक स्रोत है, साहित्य कितने प्रकार का है और किस प्रकार के साहित्य से किस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, इन चीज़ों का विस्तार से विवरण देते हुए फिर बताएंगे कि साहित्य नैतिक क्रिया का रूप कैसे है, साहित्य सामाजिक क्रिया का रूप कैसे है। अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग उदाहरण से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और एंड करते समय उसको बताएंगे। एक और बात मैं बता दूं, कई बच्चों का मैसेज ये आया कि सर यदि 700 से कम शब्द हो गया तो कोई बात नहीं है, 700 से 800 शब्द ये अधिकतम शब्द है, ठीक है। यदि आप 700 शब्द भी लिख देते हैं तो बहुत है, और 700 शब्द का मतलब होता है एक तरफ जब पृष्ठ में आप लिखते हैं ना, तो वो 120 शब्द के लगभग 100 से 120 शब्द आप लिखते हैं, तो एक और इसके अपोजिट साइड 2, तो ऐसे ऐसे 3 साढ़े 3 पेज में लिखने,
ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज का, यानी एक जो पेज है दोनों तरफ लिखते हैं, ऐसा 3 पेज लिखना है। 3 दूना 600 शब्द हो गए। और यदि एक और पेज लिख दिया आप तो 4 दूना 800 शब्द हो गया। तो इस तरह से आप ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है ये, 3 साढ़े 3 पेज 4 पेज इजिली हो जाएगा। यदि बीच में आपने कोई मॉडल डाला, कोई आख्यान, कोई उदाहरण, कोई कहानी डालते गए तो 2-3 कहानियों में 2-3 पेज तो ऐसे ही निपट जाता है। और फिर इंट्रोडक्शन है, उपसंहार है, पहले की भूमिका, बाद का उपसंहार और बीच का जो विषय वस्तु है निबंध का, उसको लिखते हुए हो जाता है। ठीक है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। देखिए, यहां ऐसा कोई भी निबंध हो ना, निबंध में 4 चांद तब लगेंगे, आपके अंक अधिक तब आएंगे जब आप निबंध में ज्यादा से ज्यादा संदर्भित पंक्तियां डालेंगे, कोई भी संस्कृत की, कोई कविता की, कोई स्टेटमेंट किसी का, वो जहां तक कनेक्ट कर पाए उतना बेहतर है। जैसे मान लो ये वाले में मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, ये जो निष्क्रियता शब्द देखो, इसके कुछ टेक्निकल टर्म देख रहे हैं। अनिवार्य कर्तव्य, ये एक टेक्निकल टर्म है। निष्क्रियता, यहां ना हम यदि मैं इस निबंध को लिखूंगा तो सबसे पहले मैं एक श्लोक लिखूंगा। संस्कृत में एक बड़ा प्रचलित श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु ना अस्तु उद्यम समो बंधुर्यम कृत्वा ना अवसीदति। जरूर नहीं कि सब किसी को संस्कृत का श्लोक याद रहे, 9th-10th की किताब में ये चलता था पहले। तो आप यदि संस्कृत में नहीं लिख सकते हैं कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो। आलस्य मनुष्य का दुर्जय शत्रु है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य के कारण ही मनुष्य निष्क्रियता या निष्कर्मण्य या निष्क्रिय हो जाता है। आलस्य के कारण मनुष्य इतना निष्क्रिय हो जाता है कि जो उनके अनिवार्य कर्तव्य हैं उनका भी पालन नहीं करता है। और इसका दुष्परिणाम उस मनुष्य के जीवन या उस मनुष्य के अवसादग्रस्त हो जाने के रूप में, असफल हो जाने के रूप में दिखता है। तो यदि हम अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करें तो ये कर्तव्य, ये कर्म हमें उस दुष्परिणाम से, अवसादग्रस्त होने से बचा सकता है। अब ये तो हो गए इसके शब्दार्थ कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अब हमें आगे जब हम जाएंगे तो हम बताएंगे कि जीवन कर्म प्रधान है और कर्म ही आगे चलकर जीवन की दिशा निश्चित करता है। अब गीता से उठा के हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ला के लिखें, या फिर कर्म की जितनी महत्ता है उसकी चर्चा करें। देखो, टेक्निकल टर्म का ही विस्तार करना होता है। निबंध में करना क्या होता है, इन सभी जितने भी निबंधों पे मैं बात कर रहा हूं ना, इन निबंधों में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे एक शब्द है आया है अनिवार्य कर्तव्य, दूसरा शब्द आया है कर्म, तीसरा शब्द आया है निष्क्रियता, तो इन शब्दों के बीच का एक कनेक्शन क्रिएट करके इन शब्दों को आप जितना विस्तृत कर सको, जहां जहां से उदाहरण निकालो, चैट जीपीटी की तरह तुम भी ट्रांसफार्मर हो जाओ, जनरेटिव ट्रांसफार्मर। तो तुम भी कहीं कहीं से उदाहरण निकालो कि कैसे हमें अपने कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, हमें अपने कर्म के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, एकदम पंक्चुअल होना चाहिए, समयबद्धता के साथ हमें जो कर्म हमें हमारे लिए निर्धारित है उसको पूरा करना चाहिए। अब कर्म में भी कुछ कर्म होते हैं जिसके लिए आप अपनी प्राथमिकता निर्धारित करते हो, कुछ अनिवार्य कर्म होते हैं जिनसे पूरा आपका जीवन टिका है, जिन पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है, वो आपके लिए अनिवार्य कर्म है। यदि आप अपने अनिवार्य कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आप अपंग हैं,
मानसिक या शारीरिक रूप से तो क्षम्य है, लेकिन यदि आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अपंग ना होते हुए भी आप अपने अनिवार्य कर्म में भी नियमित नहीं हैं, निश्चित निर्धारित समय पर मौजूद नहीं है, तो ये आपकी जो अकर्मण्यता है वह क्षमा योग्य नहीं है और उसके दुष्परिणाम जो है उसके भुक्तभोगी आप खुद होंगे। ठीक है, क्योंकि कर्म ही जीवन है और कर्म ही जीवन को गति देता है। निष्क्रियता मृत प्राय होने के समान है। ठीक है, निष्क्रियता ही मृत्यु है। जो निष्क्रिय है वो मरे हुए के समान है, और जो कर्मवत है, कर्मरत है, कर्मवान है, कर्मवीर है, वही जीवन का सदुपयोग कर रहा है और उसे ही जीवन में यश की प्राप्ति होती है, ख्याति की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। तो ये तो एक बेहतरीन तरीके का जुड़ा हुआ जो हमारे ही जीवन है, मानव छात्र जीवन, उनसे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ा, मानव जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा एक सीख है, लेसन है। इसको जितना विस्तृत करें, कई जो कर्मवीर हैं उनका उदाहरण देंगे कि कितने हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में एक से एक महान कर्मवीर हुए। कर्म ही पूजा है का प्रावधान जो हमारे यहाँ प्रचलित एक, आप कह सकते हैं उक्ति है, सदुक्ति, कर्म ही पूजा है। कर्म के लिए प्रेरित करने में प्राचीन काल से लेकर अब तक जो महापुरुष हुए हैं सबके द्वारा इन पर जोर दिया गया है, कर्म पर। भगवत गीता से लेकर के महात्मा गांधी और उसके बाद के महापुरुष जो हो रहे हैं, इन सबका आप देख सकते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तुलसीदास से पंक्ति है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सामान्यतः हम कर्म नहीं करते हैं, लेकिन फल को लेकर बहुत ज़्यादा आशा उम्मीद बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमने तो भाई बहुत बेहतरीन कर्म किया है। कर्म को हम खुद से यदि जांचें तो पता चलेगा कि पूरी ईमानदारी से हम कर्म किए ही नहीं, किंतु फल पूरा पूरा चाहते हैं, एकदम बेहतरीन फल चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। ये निरर्थक है, ये एक तरह से हास्यास्पद है कि हमने बीज बोए नहीं लेकिन मीठे फल की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इन सारे तथ्यों को जो भी आपके मन मस्तिष्क में आ रहा है उसको आप जितना बेहतर लिख पाए, और लिखते समय पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप उसको इंटरकनेक्ट कर पाए और कई जगहों से आप आख्यान आप उसमें रख पाए तो बेहतर है। जो दार्शनिक निबंध है उसमें आप लोकोक्ति, मुहावरा, कथन, संस्कृत के श्लोक, दोहे, कहानियां जितना चाहे ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा मधुर उत्तर होगा, ज़्यादा आपका प्रभावशाली आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये भी एक है, उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करता है, सत्य को उद्घाटित करता है। तो कला क्या है, उत्कृष्ट कला क्या है, और कला जो उत्कृष्ट कला है कैसे अनुभव का प्रतिफल होता है, कैसे उससे अनुभव साफ पता चलता है कि जो व्यक्ति है, जो कलाकार है, उसके पास कितना अनुभव है उस कला का, और कैसे उस कला से वो सत्य को उद्घाटित करने की क्षमता रखता है। कहने का तात्पर्य साफ है, जो मजे हुए कलाकार हैं आप देखेंगे वो जब कैरेक्टर को करते हैं तो उस कैरेक्टर में डूब जाते हैं एकदम। अब जैसे एक मजा हुआ कलाकार है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, डूब जाता है बिल्कुल अपने कैरेक्टर में। एक रणदीप हुड्डा है जो आर्टिस्ट हैं, वो भी वैसे ही अपने कैरेक्टर में पूरी तरह सरबजीत वाला मैं देख रहा था, डूब जाता है अपने कैरेक्टर में, उतर जाता है पूरा। उससे साफ पता चलता है कि उत्कृष्ट कलाकार वही है, उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन वही कर सकता है, वही कलाकार कर सकता है जो जिसके पास कला का अनुभव है। तभी वो सत्य को उद्घाटित कर सकता है अपनी कला के माध्यम से। अनुभव विहीन
कलाकार कला के साथ न्याय नहीं कर सकता। ये तो जो भी मैं बातें कर रहा हूं ना, ये सब के सब इसके शब्दार्थ हैं, और शब्दार्थ से निबंध का सिर्फ इंट्रो शुरू होता है, और शब्दार्थ आपको दिशा देता है कि किन किन शब्द खंडों को, शब्दों को आप आगे की ओर विस्तृत रूप से वर्णित करेंगे। और वर्णन करने के लिए आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको कलम उठाकर इस पे लिख डालना है। आप कहेंगे ये तो पूछा हुआ निबंध है, तो इसको लिखने से तो कोई फायदा नहीं है। मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। एक बार प्रयास करिए कि इस तरह के निबंध पूछे गए थे, मैंने लिखा, यदि मान लो 700 शब्द या 800 शब्द, और फिर लिख के मैं पढ़ा उसको, तो मैं देखता हूँ कि कैसा लिख पाया मैं खुद को 10 में से कितना अंक दूंगा। सर को भेज के देखता हूँ PDF बना के कि सर देखिए तो इसमें 10 में से आप कितना अंक देंगे, क्या कमी लग रही है इसमें। और ना अलंकृत जरूर करिए अपने निबंध का। जो ऐसे का ऑर्नामेंट्स होता है, वो स्टेटमेंट्स होते हैं, कविता का 2-4 पंक्ति होता है, तो उन सबों को जरूर डालिए बड़े खूबसूरती के साथ, एकदम डेकोरेट करके, जो ऑथर है उसका नाम भी डाल करके। 2-3 कवि को पकड़ लीजिए, वहाँ से बहुत सारी पंक्तियाँ निकलती है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, और मैथिली शरण गुप्त हो गए। 2-3 का पोएम जिसका इसका कविता आपको याद रहता है। तुलसीदास का रामचरितमानस से बहुत सारी पंक्ति डालिए। इसके अलावा आप स्वामी विवेकानंद की कोई कविता कहानी पढ़े हैं, उनके स्टोरीज से कोई उदाहरण डालिए। तो ये सारी चीज़ें, महात्मा गांधी हो गए, संविधान से यदि आपको कुछ लगता है कि वो भी डाल सकते हैं तो वो भी ज़रूर डालिए। यहाँ जो अनिवार्य कर्तव्य है ना, आप संविधान का भी जिक्र कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वच्छ राष्ट्र, संपन्न राष्ट्र चाहिए, लेकिन जो भी नागरिक हैं वो अनिवार्य कर्तव्यों के प्रति कितने ज़्यादा मतलब समर्पित हैं, इस बात, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी कुछ और आए थे, जैसे खंड 2 जो था, खंड 2 में 4 निबंध आए थे। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, जो ऑनलाइन टीचिंग है, कोविड ने दिखा दिया कि घर रहते कैसे आप ज्ञान देंगे बच्चों को। विचार जीवन का आधार है, ये भी फिलॉसफिकल ही है। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया, ये करंट से रिलेटेड है। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित होते हैं, यानी इतिहास ही तय करता है हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारा जीवन। यदि अंग्रेज नहीं आए होते तो जीवन कैसा होता हमारा? ना रेल होता, ना तार होता, ना डाक होता, या हो सकता है होता लेकिन देर से होता। जहाँ में अंग्रेजों ने रेलवे, तार, डाक ये सब डेवलप नहीं किया था। डाक तो खैर हमारे यहाँ पहले से था, सिरसा सूरी के टाइम पे ही था, लेकिन वो अलग तरीके का था। जो मॉडर्न तरीके का, जो बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की देन है। आप नेगेटिवली हम यदि लें तो हो सकता है कि वो तो शोषण करने आए थे, तो निश्चित रूप से शोषण करने आए थे, लेकिन पॉजिटिवली लें तो उनके आने के कारण काफ़ी चीज़ें बदली। उनकी पुलिसिंग सिस्टम, उनका संसद आज हमने छोड़ा, उसी ने बनाया था, उन्होंने ही। उनके बहुत सारे बिल्डिंग्स आज भी यूज़ हो रहे। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा सिस्टम, हमारा संविधान, काफ़ी कुछ उनके द्वारा प्रभावित रहा है, उससे पहले वालों ने भी प्रभावित किया। तो इतिहास के हम निर्माता नहीं हैं, निर्माता तो वो होते हैं जो शासक होते हैं। हम तो इतिहास द्वारा निर्मित हैं। तो कैसे निर्मित हैं इसको स्पष्ट करना है अलग अलग आख्यानों से, व्याख्यानों से। ठीक है, और आप यदि सहमत नहीं हैं तो आप ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि हम में से ही कोई आगे चल के अगले इतिहास का निर्माण जरूर करता है। आने वाले समय में जो वर्तमान शासकों द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ हैं, उनका इफेक्ट पड़ेगा तो वो भी इतिहास निर्मित होगा। तो आप आगे अपनी भी कुछ पंक्तियां इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब यह है इंटरनेट ने कैसे संसार को छोटे से गांव में बदल दिया है। तो इंटरनेट क्या है ये स्पष्ट करेंगे, कब जन्मा, कब कैसे कैसे विकसित हुआ, इससे संबंधित सारी यूटिलिटी जो इसकी है, मतलब जो उपयोगिता है वो बताएंगे। उसके बाद अब बताएंगे कि कैसे इसने एंड में इसको लिखेंगे। तो समझो कि ये पूरा का पूरा जो है ना इंटरनेट पर निबंध है। इंटरनेट को आपको 5, 6, 7 पन्ना ले जाना है और लास्ट में आपको लिखना है कि इस प्रकार इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। ये तो एंड का लाइन है, बाकी इंटरनेट पर ऐसे है।
ठीक है। ये जो ऐसे है, विचार पर ऐसे है, विचार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विचार क्यों उत्पन्न होते हैं, विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, विचार किन से प्रभावित होते हैं, इन सारी बातों पर डिटेल में, फिर विचार का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक विचार का क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक विचार का क्या प्रभाव पड़ता है, सफलता में विचार का क्या योगदान है। तो जितना ज़्यादा आप इसके निकाल सकें ब्रांच, और एंड में ये आपको लिखना है सबसे लास्ट में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विचार जीवन का आधार है। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा, तो आपको बताना है कि कोविड के दौरान शिक्षा की हालत क्या रही, कैसे बच्चे घर में बंद हो गए, कैसे उसकी शिक्षा बाधित हुई, ऐसे समय में कैसे बच्चों की शिक्षा को फिर से हम लोगों ने चलाया, क्या क्या ऑनलाइन ऐप बने, किस तरीके से इसमें यूट्यूब का क्या योगदान रहा, इसमें जूम जैसे ऐप का क्या योगदान रहा, किस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा की धीरे धीरे शुरुआत हुई, उन सारी चीज़ों को डिटेल में आप बताएंगे। और बदलाव की जहाँ तक बात है तो आप बताएंगे कि किस प्रकार के बदलाव की नीड है और किस हद तक नीड है, और साथ में ये भी बताएंगे कि पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम संभव नहीं है, लेकिन विकल्प रखना बहुत ज़रूरी है कि ताकि ऐसी कोई महामारी आए तो हम उसका सामना कर पाएँ और हमारे आने वाली पीढ़ी की शिक्षा चौपट ना हो। ठीक है, तो घर बैठे पास ना हो जाए, उनको सही में एजुकेशन मिल पाए, या ना हो कि कोविड बैच का मतलब बिना नॉलेज वाला बैच। एक जो ये बीपीएससी का एक लाजवाब प्रयोग था, बिहार के क्षेत्रीय भाषा में एक समझ जांचने के लिए, धर्म के बिना विज्ञान नांगर है, अब विज्ञान के बिना धर्म आंधर है। तो जो क्षेत्रीय व्यक्ति होगा वो नांगड़ का मतलब जो शब्द है और आंधर का मतलब शब्द समझेगा वो। तो शब्द के आधार पर ये एक तरीके का निबंध था। बाकी तो निबंध है विज्ञान और धर्म। निबंध का नाम क्या है? धर्म और विज्ञान। संबंध बताना है कि कैसे विज्ञान धर्म से संबंधित है और कैसे धर्म विज्ञान से संबंधित है। संबंध बताना है विज्ञान और धर्म में। ऐसे तो विज्ञान और धर्म के बीच का संबंध बताना है, लेकिन इसमें जो टर्म है उसको लास्ट में इसको जस्टिफाई करके लिख देना है एंड में। ये क्या है? पानी में मछरिया नौनो कुटिया बखरा का मतलब ये है कि अभी योजना भी पूरी तरह बनी नहीं है, लेकिन जो लोग जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो पहले से उसके फल की चिंता करने लगते हैं। कर्म किया नहीं, कर्म अभी संपन्न भी नहीं हुआ है, और कर्म संपन्न हुए बिना उसके फल की प्राप्ति को लेकर जो ख्याली पुलाव बनाया जाता है, एस्पिरेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा पहले तैयारी कैसे होगी इस पर चिंता करनी है। तैयारी में कितने ऑनेस्ट होके आप कितना ज्यादा आप समय दे रहे हैं। एक बात याद रखना, ईमानदारी पूर्वक दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। लेकिन जहां ईमानदारी से आपने वक्त नहीं दिया है तो फल मिलने में समस्या आती है। ठीक है, मान लो आपने बहुत ईमानदारी से पूरी शिद्दत से आपने तैयारी की और इस बार के प्रीलिम्स में जो पिछला प्रीलिम्स 69 का था उसमें आप नहीं हो पाए सफल, कोई बात नहीं, आप निश्चित तौर पर 70 में सफल हो जाएंगे। इस उम्मीद से आपको फिर से लग जाना है पूरी ताकत पूरी शिद्दत के साथ, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो पानी में मछरिया का मतलब है कि अभी मछली जल में है। तात्पर्य क्या है कि अभी योजना जो है वो पूर्ण रूप पाया भी नहीं है, और जब योजना पूर्ण रूपेण अभी नहीं हुई है, संपन्न कर्म संपन्न नहीं हुआ है, तो उसके फल के बंटवारे का ख्याल हास्यास्पद है। और एंड में यही लाइन आपको लिखना है क्लियर करके। ठीक है, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे। ठीक है, और मूस मुटई है लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है। इन मुहावरों का अर्थ मैंने पिछले बार भी आपको बताया था। मुहावरों का अर्थ ठीक से समझना होगा, उस अर्थ को खूब विस्तार से लंबा चौड़ा करके 700-800 शब्द में अपने मन में जो जो भाव आता है उस समस्त भाव को स्पष्ट करना होगा,
और एंड में जाके आपको इसी चीज को क्लियरली लिख करके एंड अप करना हो। इंट्रोडक्शन में इसका मीनिंग बताइए, संदर्भ बताइए, विषय वस्तु में आप इसके बारे में उदाहरण दीजिए, कहानी बताइए, चर्चा कीजिए, इससे मिलती जुलती घटनाएं, इतिहास की जो भी आपने सुन रखी है, ऐतिहासिक कहानी, उन सारी चीज़ों को इस पर एक्सप्लेन कीजिए। वर्तमान में कोई संदर्भ इनसे जुड़ता हुआ दिखता है तो उसकी भी चर्चा कीजिए, और अंत में इसी को लिख करके इसको एंड अप कर दीजिए। यही तरीका है लिखने का, ठीक है। तो ये सारे जो हमने पिछले बार चूँकि 69 के ऐसे चूँकि बहुत ज़्यादा यूनिक हुए थे, तो मैंने घोड़ा हाथी फोटो लगा के भी एक पूरी क्लास इस पर बनाई थी। भागे जागे मतलब भाग जगाना, भाग्य का उदय होना। पिछला खेती भाग से ही जगती है, ठीक है। भागे जागे मतलब भाग्य जगा देती है। यदि अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा होगा, नहीं हुआ तो बिल्कुल खराब होगा, ठीक है। और जो जैसा है जन्मजात, उसको आप लाख कोशिश करेंगे तो दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे चूहे को हम कितना ही ज़्यादा खिला पिला के एकदम मोटा दें उसको, फिर भी वो हाथी नहीं हो सकता, वो घोड़ा नहीं हो सकता, वो चूहा ही रहेगा। यानी जो जैसा है जन्मजात, जो उसका व्यक्तिगत स्वभाव है, उस स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता। चूहे को हम कितना भी खिलाएं वो चूहा रहेगा, वो हाथी या घोड़ा में बदलेगा नहीं। यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है कि संदर्भ जो है कई संदर्भ से ये जुड़ता है। जैसे वर्तमान में हर माता पिता चाहता है कि उसका बेटा आईएएस ही बने, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो भाई पहले पहचानो कि तुम्हारा बेटा उसकी रुचि क्या है, किस चीज में रुचि है। ऐसा ना हो कि उसकी रुचि है नहीं किसी चीज में और तुम जबरदस्ती प्रेशर देके उसको उस चीज में धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो। इन चीजों को एक्सप्लेन करना है कई तरीके से। आप कई कहानी, जैसे तारे जमीन पे का एक कहानी दे सकते हैं। तारे जमीन पे में एक बच्चा रहता है जिसको उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। बड़ा प्रचलित मूवी था। तो उसमें वो बच्चा जो था वो कुछ और करना चाहता था, कुछ और बनना चाहता था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा दबाव था परिवार का, तो वो सही से फिर ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा ही होता है कि यदि हम बच्चे का संस्कार ना देख करके, बच्चे की जो उसकी जन्मजात लक्षण है उसको ना पहचानते हुए, इग्नोर करते हुए, जबरदस्ती जब हम उसको किसी एक खास चीज़ में धकेलने की कोशिश करते तो उसका जो व्यक्तिगत जो रूप है वो उससे हम ज़्यादा उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। खैर ये तो था 68 के बीपीएससी के क्वेश्चन। 69th में देखिए क्या आता है और 70वीं में क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि 69th और 70 जो 70वीं है, इसमें भी 3 खंड तो रहेंगे ही, का, खा, गा। का और खा में कुछ ऐसे ऐसे आ सकते हैं जो आईएएस ने पूछे हैं। हाँ आ सकते हैं, कुछ एक दो ऐसे आ सकते हैं, लेकिन ग इनका अपना एरिया रहेगा। ग में ये आईएएस पाईएएस से कुछ नहीं लेंगे, यूपीएससी से नहीं लेंगे। ग में ये पहले ही घोषित कर चुके हैं कि हम बिहार को संदर्भित करके कुछ पूछेंगे। तो बिहार की संस्कृति से पूछेंगे, तो ऐसे लोकोक्ति मुहावरा भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार मुहावरा ही पूछेगा। बिहार से संदर्भित का मतलब बिहार के खास जो लोक है, कला है या लोकगीत है, संस्कृति है, उस पर भी कोई प्रश्न हो सकता है, या बिहार की समस्या से संबंधित भी कोई टॉपिक हो सकता है। यानी कुल मिला के आप बिहार को कितना जानते हैं, जितना ज़्यादा बिहार को आप जानते हैं उतना ज़्यादा चांस है कि खंड 3 का 100 नंबर यहाँ पे आपके पास मौजूद है। इस बार जो आईएएस का हुआ पीटी, आईएएस का जो मेंस हुआ पिछला 2023 का, सिविल सर्विस मेंस मुख्य परीक्षा जो हुआ 2023 का, उसके क्वेश्चन भी हमने आपके पास मौजूद, अभी करा देंगे जस्ट। उसमें भी एक जो निबंध आया, 2 खंड है। एक निबंध है चिंतन एक तरह का खेल है, या तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। दूसरा आया था दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल हो। तर्क करके, चीजों को जज करके तब हम विजनरी डिसीजन ले सकते हैं। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, कुछ लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। ये अभी इस बार पूछा गया निबंध है।
लड़कियां बंदिशों के और लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं। दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्था है। बंदिशों में रखने से कुंठित हो जाती हैं बच्चियां, और वो पूरी तरह से अपना जो उनका कैलिबर है, जो उसकी क्षमता है, उसका 100% उपयोग नहीं कर पाती। लड़के जो हैं उनसे इतनी अपेक्षा कर ली जाती है कि हम, बेटा मेरा, नहीं, एक बिहार में बड़ा प्रचलित गाना है क्या, बबुआ सीएम हुई है, डीएम हुई है, पीएम हुई है, नहीं हमका बुझाला, क्या तो हमका बुझाला बबुआ डीएम हुई है, पीएम हुई है। जो एक गीत है, वो उस गीत का चर्चा करना चाहिए था यहाँ पे। पैदा लिया है, अभी पालने में है, और गाना बजने लग गया, हमका बुझाता बबुआ सीएम हुई है, डीएम हुई है, पीएम हुई है, नाना जीएम हुई है। तो भाई बबुआ को भी तो कुछ सोच लेने दो कि बबुआ को क्या होना है, कि सब कुछ तुम ही डिसाइड कर दोगे कि क्या होना है। अब बबुआ को कलाकार बनना है, बबुआ को चित्रकार बनना है, बबुआ को संगीतकार बनना ना, बबुआ तो बस डीएम ही हुई है, बबुआ तो पीएम ही हुई है। तो ये जो बबुआ के ऊपर जो प्रेशर है ना, पीएम होने का, डीएम होने का, इससे बबुआ बोझ तले दब जाता है, और बबुआ जो रियल में होना था बबुआ को, बबुआ वो नहीं हो पाता है। फिर गणित के महत्व पर विवरण है। जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की जरूरत ही नहीं है। जब न्याय होगा तो फिर कोई क्यों बेघर होगा, कोई क्यों भूखा रहेगा, कोई क्यों प्यासा रहेगा, कोई क्यों गरीब रहेगा। शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। देखिए, बिल्कुल एक अलग तरह की पंक्ति है, और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अननोन पंक्तियों पे, अचानक सामने आने वाली पंक्तियों पर एट द टाइम आप सोच समझ के कितना कुछ लिख पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए नोवेल, उपन्यास, कहानी। आप कहेंगे कि इतना टाइम नहीं मिलता है, हम तैयारी करें पीटी का, 70वीं की पीटी की तैयारी करें, 69वीं मेंस की तैयारी करें कि हम कहानी पढ़ें। देखिए, एक लड़का आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ, वो पीएम से मिल लिया, कोई हरियाणा का लड़का है, देसी लड़का, और वो जिम उम करता है और बॉडी वॉडी बना के प्राइम मिनिस्टर से मिल लिया। उसने 75 दिन का एक हार्ड चैलेंज लिया, उस चैलेंज को वो पूरा कर लिया लगभग, और उसमें एक था कि एक नॉन फिक्शन बुक पढ़ेंगे। वो शिव पुराण पढ़ता है, वो गीता पढ़ता है। आप भी अपने रूटीन में डाल सकते हैं कि 15 से 20 मिनट हम इन किताबों को पढ़ते जाएंगे रोज, या आधा घंटा रोज पढ़ेंगे। तो कोई भी किताब चुन लीजिए, 5, 7, 8, 9, वही पांचों सातों किताब आपका बेड़ा पार कर देगा यदि पूरी शिद्दत से आप देखेंगे। एक चीज और आपको चमत्कार दिखेगा कि जो आप अपने कोर्स का पढ़ते थे तो वो याद नहीं रहता था, लेकिन 15-20 मिनट, 30 मिनट यदि वो आप नॉन फिक्शन वाली बुक पढ़ेंगे, जैसे रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, या कुरान पढ़ रहे हैं, या बाइबल पढ़ रहे हैं, या आप विवेकानंद को पढ़ रहे हैं, या महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं, या अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, या फिर नेल्सन मंडेला को पढ़ रहे हैं, या अमर्त्य सेन को पढ़ रहे हैं, आपके चॉइस पे डिपेंड करता है आपका स्वाद कैसा है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ पढ़िए, रोज आधा घंटा एक्स्ट्रा फालतू एंटरटेनमेंट के लिए पढ़िए, वो भी आपके तैयारी का एक हिस्सा है। इससे आपके अंदर कहानी की किताबें पढ़िए, कोई भी पंचतंत्र पढ़ लीजिए, या फिर जो कोई भी जो यूनिक लगे, अल्टर लगे, उसको पढ़िए। वो चीज़ें ना आपको धीरे धीरे आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होगी, और वो आपको आगे आने वाले टाइम पे निबंध लिखते समय बहुत सारे कंटेंट में रिच बना देगा। ठीक है, तो ये तो था क्लास 1 आज का ऐसे राइटिंग का। ठीक है, तो हम इसके साथ ये डे 1 लिख देते हैं, या क्लास 1 लिख देते हैं। ऐसा हम आपको लगभग 50 क्लास अवेलेबल कराएंगे। कल हम जो है संभावित निबंध लेके आएंगे। निबंध जरूरी है ना आपके लिए, कुछ निबंध हम खुद अपना लेके आएंगे साहब। ठीक है, जरूरी है वो, और उसको फॉर्मेट करके आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप सीखेंगे कि कैसे हम लिख सकते हैं, और हम कुछ कुछ जो लिखा हुआ जो है वो लेके भी आएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है प्यारे, कि हम जो है उसको पूरा डिटेल लिख के भी आएंगे। ठीक है,
ऐसा नहीं कि केवल थोड़ा डायलॉग वाली होके छोड़ देंगे, उसको लिखेंगे भी और वो हम आपको एज ए एक्सप्लेन भी करेंगे, पहले से लिख के रखेंगे हम और उसके बाद वो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो आप उसको पढ़ेंगे कि मैं किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्या आख्यान उठाता हूँ, फिर आप भी लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए सबका निबंध कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, मैं कैसा लिख रहा हूँ, आप कैसा लिख रहे हैं और कैसा, सबका सब अपना अपना होता है बिल्कुल। और हर एक पब्लिक सर्विस कमीशन में निबंध को इसलिए वैल्यू दिया जाता है क्योंकि निबंध जो है अपने आप में आपके अंदर के सारे विचार को निचोड़ के कागज़ पे ला देता है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।